कन्वीनियंस के हिसाब से लोग लगते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस सिलेक्ट करना है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वेल्डिंग इंजीनियर के ऊपर। वेल्डिंग इंजीनियर देखेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कितना क्वालिटी इंश्योर करना है, उसमें क्वालिटी तो सभी में इंश्योर करना है, लेकिन फिर कॉस्ट भी देखना है ना। क्वालिटी वाले को कॉस्ट नहीं देखना है, लेकिन वेल्डिंग इंजीनियर है, वो प्रोडक्शन इंजीनियर है, वो उसका मैनेजमेंट है, वो सबों को तो कॉस्ट भी देखना है ना। तो कॉस्ट के हिसाब से भी आपको ये सब चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर टिग वेल्डिंग की बात करें तो टिग वेल्डिंग का फिलर है वो बहुत महंगा होता है। सेम 70S2 और 7018 अगर दो फिलर साथ में रखो, एक फिलर है एक इलेक्ट्रोड है, तो आपको महंगा प्रोसेस GTAW पड़ेगा, क्योंकि उसमें आर्गन भी यूज होता है। SMAW में ऐसा कुछ गंडबाई भी नहीं है, साला सीधा सा हम प्लग में घुसेड़ो मशीन के अंदर, सीधा वेल्डिंग स्टार्ट करो, रोड लेके तो धड़ाधड़ वेल्डिंग हो जाएगा। लेकिन टिग में ऐसा नहीं है। टिग में आपका मशीन भी कॉस्टली, चलो मशीन अगर आप सेम भी यूज कर लो अभी लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आपको उसमें आर्गन यूज करना पड़ेगा। अगर एसएस का वेल्डिंग है तो उसमें पर्जिंग भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका टंगस्टन जो है वो भी कॉस्टली। उसके ऊपर जो मशीन के अंदर जो अरेंजमेंट है, क्योंकि टॉर्च है, टॉर्च भी कॉस्टली। टॉर्च के ऊपर वो जो एक प्लास्टिक का सिरेमिक का वो राउंड कैप आता है वो भी कॉस्टली। मतलब टूटेगा, बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक है टिग वेल्डिंग में। टिग वेल्डिंग थोड़ा कॉस्टली है। मिग मैग वेल्डिंग थोड़ा इजी है लेकिन वो भी कॉस्टली है, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्शन देगा तो मिग मैग इज वेरी गुड, एसएडब्ल्यू इज वेरी गुड। बट प्रॉब्लम इज दैट एसएडब्ल्यू ओनली 1G पोजीशन एंड ओनली 2G पोजीशन में ही लगा सकते हैं, तो वो भी कांड है। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है कौन से जॉइंट में कैसा घंटवाइज घुसेगा, कैसा वेल्डिंग घुसेगा, वो सब चीज वेल्डिंग इंजीनियर को डिस्कस करना है। ओके, Common characteristic of the four main arc welding process MMA, TIG, MIG-MAG and SAW welding। MIG-MAG में फर्क क्या है? इसमें इनर्ट गैस यूज होता है, इसके लिए उसको MIG वेल्डिंग बोलते हैं। मैग मतलब एक्टिव गैस यूज होता है, उसके लिए उसको मैग वेल्डिंग बोलते हैं। ओके, आर्क इज created when the electric discharge occur across the gap between electrode and parent metal। अगर parent metal और इलेक्ट्रोड दोनों एक दूसरे के साथ गैप जनरेट करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है तो हम लोग कॉलेज लाइफ में सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ऐसा धक्का लगा के इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करेगा। ओके, अभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है तो वन ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास से थोड़ा प्रोड्यूस हुआ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास से तीसरे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड टूटता है ना, बॉन्ड टूटेगा तो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो फिर पीछे से वोल्टेज क्या करेगा, उसको और धक्का मारेगा कि भाई तू अभी वेल्ड मेटल में घुस। तो उसको जैसे ही पिघल गया है आगे ऑलरेडी हमारा एनर्जी मिल गया, क्यों? सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हुआ तो क्या हुआ, वहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस हुआ तो वहां पे मेटल पिघलना स्टार्ट हुआ, मेटल मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ, तो फिर मेल्टिंग होके वहां पे ही रहेगा, लेकिन पीछे से वोल्टेज क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, उसको धक्का मारेगा, तो वो पूरा मेटल गिरेगा हमारा वेल्ड मेटल में। तो उसी की वजह से हमारा जनरल वेल्डिंग काम करता है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बोल रहा हूं तो वही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज कोज द स्पार्क फ्रॉम द कोजिंग सराउंडिंग गैस इज आयोनाइज। ओके, अभी दूसरी बात, जैसे ही आपका वेल्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे हमारा सर्किट क्लोज हुआ, सर्किट क्लोज होने से फिर हमको बाहर से आपको गैस देना पड़ेगा, या फिर हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर फ्लक्स है वो धुआं भी निकालेगा। आपने देखा होगा कि एसएमएडब्ल्यू में वेल्डिंग मारते हैं तो व्हाइट व्हाइट धुआं निकलता है दूर से। जो लोग साइट पे काम करते हैं उसको ज्यादा आइडिया है। नाइट में क्या होता है, नाइट का 8-9 बजे या 10 बजे या पूरी नाइट में अंधेरा होता है, तो एकदम हाइट पे जो कोई भी वेल्डर वेल्डिंग मारता है ना, वहां से धुआं निकलना दिख रहा है, कि धुआं निकलता है ना, वो दिखता है हमको। तो भाई धुआं तो है नहीं, एसएमएडब्ल्यू में तो ऐसा धुआं नहीं है, कहां से आया धुआं? तो वो जो फ्लक्स जलता है, वो फ्लक्स में से गैस प्रोड्यूस होता है, और वो गैस वो जनरली CO2 रहता है, और अलग अलग टाइप के गैस रहते हैं। और वो क्या काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, वेल्डिंग के लिए तो एकदम बेस्ट ही है,
वेल्डिंग का जो जनरल उसके अगल बगल का जहां पे वेल्डिंग मार रहा है, जहां पे हीटिंग हो रहा है, वहां का बाहर का एटमोस्फेरिक का गैस को वहां पे घुसने नहीं देगा, वो वहां पे हटा के रखेगा। वो वन ऑफ द आयोनाइजिंग एक स्पार्क जनरेट करेगा और आयोनाइजिंग एक चैम्बर बनाएगा, स्मॉल चैम्बर, हम लोगों को इनविजिबल रहेगा, वो हमको दिखेगा नहीं कि ऐसा चैम्बर कैसा रहता है। चैम्बर जनरली बहुत बड़ा रहता है। अगर हम जनरल देखें कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये चैम्बर में लेके गए, ये चैम्बर में लेके, मतलब वहां पे कोई नहीं जा सकता वैसा सिस्टम। तो यहाँ पे गैस भी है, एक स्मॉल तरीके से एक चैम्बर प्रोड्यूस करता है और वो चैम्बर के अंदर कोई भी गैस को, ऑक्सीजन को घुसने नहीं देता है। अगर ऑक्सीजन आया, अगर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन क्रैक का चांस है, हाइड्रोजन पोरोसिटी का चांस है, ऑक्सीजन आया तो पोरोसिटी का चांस है, या फिर हमारा कोरोजन का चांस है। हमारा वेल्डिंग घंट बाई जैसा लगेगा। इसी की वजह से अगर अच्छा वेल्डिंग मारना है तो अच्छा इलेक्ट्रोड भी साथ में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ionized gas enable to current flow across the gap between the electrode and base metal, there are created the arc। ओके, वो आर्क जनरेट करता है, आर्क को स्टेबल करता है। ओके, अभी गैस क्या करता है, हमारा बाहर से घुसड़ा हुआ आर्गन जो है वो क्या करेगा, आर्गन क्या करेगा कि आयोनाइज करने में, आपका वेल्डिंग जो है वो एक दूसरे को मिलन होने में, एक दूसरे के साथ कंबाइन बॉन्ड बनाने में वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, अगल बगल के पहले तो एटमोस्फेयर को घुसने नहीं देगा, वो एक उसका पहला काम हो गया। दूसरा काम, आर्क जो जनरेट करता है ना, एकदम शानदार तरीके से उसको चलाने का उसको डायरेक्शन देगा कि भाई तुम चलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कोई भी किसी को, माइकालाल को घुसने नहीं देगा वेल्डिंग के अंदर, ठीक है, ऐसा काम करता है। ओके, अभी एक बार आर्क जनरेट हो गया तो आपने देखा होगा कभी आर्क जनरेट होता है बंद होता है, जनरेट होता है बंद होता है, ऐसा भी आपने देखा होगा जनरल लाइफ में, ठीक है, जो लोग वेल्डिंग मारते हैं ना। तो ये क्या होता है, या तो आपकी गैस में कांड हो गया है, गैस प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, या तो आपका इलेक्ट्रोड है वो गीला है, या तो आपका वेल्डर का टेक्निक का एंगल है वो प्रॉपर नहीं है, उसी की वजह से ये सब चीज कांड हो रहा है। और उसी की वजह से प्रॉपर तरीके से आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आर्क जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्क जनरेट द हीट फ्यूजन ऑफ द बेस मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ टिग वेल्डिंग। अगर एक टिग वेल्डिंग को अलग करे तो, अगर टिग वेल्डिंग एक अपवाद है, ठीक है, उसका बहुत सारे अपवाद है, मैं समझाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, टिग वेल्डिंग को अगर अलग करे तो बाकी सब जो वेल्डिंग है वो हीट जनरेट बाय द आर्क ऑल्सो कोज द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड मेल्ट द मोल्टन ड्रॉपलेट कैन ट्रांसफर द वेल्ड स्पूल फ्रॉम द बीड और रन। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको सिंपल बोला। क्या होगा, आपका आर्क जनरेट होगा, आर्क जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो आपका इलेक्ट्रोड जो है, जो फिलर है, उसका आगे का पॉइंट है वो ज्यादा हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। वो मेल्ट होगा तो वो ड्रॉप की तरह एक धीरे से नीचे गिर जाएगा। वो किस में करेगा, वेल्ड मेटल की स्पूल जो है जहां पे वेल्डिंग मारना है वो रन में घुसेगा, तो उसी की वजह से हमारा वेल्डिंग ऐसे आगे चलेगा। ओके, heat input to the fusion zone depend on the voltage and arc current and welding and travel speed। हीट इनपुट किसके ऊपर डिपेंड है, हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, तो उसके ऊपर हीट इनपुट डिपेंड है। तो हीट इनपुट के बारे में मैंने ऑलरेडी ए सेमी सेक्शन 9 SFF 5 सॉरी एएसएमई सेक्शन 9 QW 409.1 उसमें मैं उसके बारे में एकदम डेप्थ में समझाया है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ये थोड़ा ऊपर होगा तो मैं समझा देगा कि क्या होता है उसमें, ठीक है। लेकिन हीट इनपुट खाली इतना ही नहीं है, करंट वोल्टेज इनटू ट्रैवल स्पीड इतना ही चीज नहीं है, ठीक है। हीट इनपुट मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में समझाता हूँ। 409 में आई थिंक था, 409 में समझाया था, एक मिनट। भाई आवाज आ रहा है कि सब ऊपर से गम गम जा रहा है? हेलो सर, आ रहा है? हेलो, आ रहा है सर। ओके ओके, अभी थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा। ओके क्लियर है, ओके, क्लियर है। हीट इनपुट यहाँ पे क्या लिखा है कि हीट इनपुट इज द फ्यूजन जोन डिपेंड ऑन वोल्टेज करंट एंड ट्रैवल स्पीड। भले ही इसमें इतना लिखा है, लेकिन ये सेमी जो है उसमें हीट इनपुट के बहुत सारे फॉर्मूला दिया गया है। हीट इनपुट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है हीट इनपुट इज इक्वल टू
करंट एम्पियर वोल्टेज इंटू 60 अपॉन ट्रैवल स्पीड। तो इसके हिसाब से आपको हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल। हीट इनपुट अगर आपका कुछ भी चेंज होता है, अगर आपके प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट टफनेस है, आपका प्रोजेक्ट या आपका डब्ल्यूपीएस इम्पैक्ट टफनेस वाला है, तो क्या होगा, आपका पीक्यूआर में जितना भी हीट इनपुट लिया है उतना ही आपको डब्ल्यूपीएस में लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पीक्यूआर जो है उसमें 3.2 किलो जूल पर मीटर, किलो जूल पर एमएम स्क्वायर, मतलब जो भी है जूल, जूल पर एमएम ऐसा करके उसका यूनिट है। तो 3.2 जूल पर एमएम आया, तब आपका डब्ल्यूपीएस में 3.2 लिखना है, और आप ऑन रनिंग वेल्डिंग जो प्रोडक्शन वेल्डिंग हो रहा है उसमें 3.2 से आपको ज्यादा जाने देना नहीं है। ओके, अभी दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं, हमने तो ऐसा घंट भाई भी चेक नहीं किया यार, कभी करंट वोल्टेज ट्रैवल स्पीड ऐसा तो कभी चेक ही नहीं किया। चेक नहीं किया, दिस इज योर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जनरली अगर आपके इम्पैक्ट टफनेस का काम है, अगर एलटीसीएस में आप काम कर रहे हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं, करंट वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड सब ऑन जॉब पे जाके चेक करते हैं। उसका एक पेपर रहता है, वो हीट इनपुट फॉर्मेट, वो हीट इनपुट फॉर्मेट में हर रन बाय रन जितना भी इलेक्ट्रोड यूज करता है उतना रन बाय रन, और रन बाय रन भी जितने वेल्डर यूज होते हैं सभी का फॉर्मेट में आपको भरना गल्फ कंट्री में कंपलसरी है। गल्फ कंट्री में हम लोग तो भरते ही है, लेकिन इंडिया में जनरली क्या करता है, खली बली नहीं चलता है, जाने दो कौन देखने वाला है, वेल्डर को थोड़ा समझा दो हो जाएगा, ऐसा चलता। तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है हमारे इंडिया में। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड। अगर आपके डब्ल्यूपीएस में भले ही करंट नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, हमारा पीक्यूआर में ट्रैवल स्पीड नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, लेकिन अगर हीट इनपुट की बात करें तो वो तो सप्लीमेंट्री वेरिएबल है ना, वो तो हीट इनपुट इज ए सप्लीमेंट्री वेरिएबल। तो अगर आपके डब्ल्यूपीएस में करंट 250 लिखा है, तब आपको वहां पे 250 ही यूज करना चाहिए। आप 250 की जगह 280 यूज कर देंगे, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हीट इनपुट बढ़ जाएगा, हीट इनपुट बढ़ जाएगा तो हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, ऐसा मैं आपको एक बोला था। तो आप याद रखिए, हीट इनपुट बढ़ जाएगा तो हाई हीट इनपुट लो टफनेस, टफनेस का आपका डिक्रीज हो जाएगा। इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपका वो जाएगा मेटल प्रोसेस में, और वहां पे प्रोसेस अंदर फ्लूइड आना या जाना स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्रोसेस का टेम्परेचर जैसे ही माइनस जाएगा वेल्डिंग वहां से फट जाएगा, और मे बी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट भी करेगा। इसी की वजह से करंट आपको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, एज पर डब्ल्यूपीएस के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रैवल स्पीड अगर जितना डब्ल्यूपीएस में लिखा है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई वेल्ड हमारा वीविंग है वो भी हीट इनपुट के ऊपर इफेक्ट करता है यार, ज्यादा वीविंग करेंगे तो हीट इनपुट ज्यादा हो जाता है। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? सब चीज लिखा है, कोड एक भी चीज छोड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड मेटल मेजर्ड बाय, पहला इंक्रीजिंग द बीड साइज, विड्थ इनटू थिकनेस। ठीक है, विड्थ इनटू थिकनेस के हिसाब से भी आप वो यूनिट के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। और हीट इनपुट का दूसरा भी फंडा यहाँ पे है, एनर्जी अपॉन वेल्ड बीड लेंथ, तो उसके हिसाब से भी आप हीट इनपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी आपको वीविंग कैसे पता चलेगा कि भी वीविंग कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे हीट इनपुट इज इक्वल टू विड्थ अपॉन थिकनेस, विड्थ इनटू थिकनेस दिया है। ठीक है, बीड साइज। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपको हीट इनपुट पीक्यूआर में कितना लिया वो पता है, तो हीट इनपुट इज इक्वल टू बीड साइज विड्थ इनटू थिकनेस, तो आपको थिकनेस कितना मारा है वो पता है, हीट इनपुट पता है, तो आपको विड्थ मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? हीट इनपुट आपको पहले से ही पता है, तो हीट इनपुट विड्थ इनटू थिकनेस है, तो थिकनेस आपको पता चलेगा, ऑलरेडी है कितना मारा है वो आपको पता है, तो आपको विड्थ मिल जाएगा। तो विड्थ समझो 9 mm आया, आपका इलेक्ट्रोड 3 mm का आपने यूज करके 9 mm आया, तो 3 मतलब 9 mm हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, ऐसा हम बोलते हैं ना, डब्ल्यूपीएस में ऐसा लिखते हैं ना, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो रीजन क्या है, इसी की वजह से हम ऐसा लिखते हैं। उसका जनरली ऐसा कोई वाइड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा करके आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं ढूंढा, चलो आपने वीविंग आपने 8 mm तक कर दिया, या सॉरी 8 टाइम्स कर दिया इलेक्ट्रोड का, या 2 या आप 5 टाइम्स कर दिया, तो क्या होगा, हीट इनपुट बढ़ जाएगा। हीट इनपुट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे वेल्ड मेटल में आप करंट एज पर डब्ल्यूपीएस ले रहे हैं, वोल्टेज एज पर डब्ल्यूपीएस ले रहे हैं, लेकिन आप वीविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो भी हीट इनपुट तो भी बढ़ेगा ना, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला दिया गया है। ओके,
आगे बढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। तो आपको सबको पता ही है, प्रोडक्टिविटी में मुझे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। 1G पोजीशन है उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, ओवरहेड पोजीशन है उसमें आपको प्रोडक्टिविटी कम मिलेगा, और आपका टिग वेल्डिंग है उसमें आपको प्रोडक्टिविटी कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा ही एग्जाम में, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो आप रट्टा मार लीजिए, याद नहीं रहता है तो कैसे भी आप रट्टा मार लीजिए उसको, ठीक है, वो लेकिन मैं समझा देता हूँ। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल। मेटल आपका वेल्ड मेटल में कितना गिरेगा, मेटल आपका वेल्ड मेटल के अंदर कितना मेल्ट होके अंदर घुसेगा, वो सब चीज किसके ऊपर डिपेंड है, वेल्डिंग करंट डेंसिटी के ऊपर। वेल्डिंग करंट डेंसिटी का मतलब यह है करंट अपॉन, सॉरी एक मिनट है, मोटा बोपन फोन शायद तो, ओके, करंट अपॉन डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन इलेक्ट्रोड डाया। इसका मतलब है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का एकदम सिंपल है, करंट डेंसिटी का करंट आप इज इक्वल टू करंट ऊपर लीजिए, इलेक्ट्रोड को डाया का नीचे घुसाड़िए, तो वो हो गया आपका करंट डेंसिटी। वो करंट डेंसिटी हम क्यों फाइंड करते हैं, हम करंट डेंसिटी इसके लिए फाइंड करते हैं कि हमारा वेल्ड मेटल कितना अंदर घुसेगा, हमारा डिपोजिशन कितने टाइम में होगा, वो सब चीज, हमारा डिपोजिशन 1 आवर्स में कितना होगा, वो सब चीज कैलकुलेट करने के लिए हम करंट डेंसिटी को जनरली कैलकुलेट करते हैं। ओके, हीट इनपुट, हीट इनपुट के बारे में मैं सब चीज समझा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बोल देता हूं। करंट आर्क एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पियर अपॉन ट्रैवल स्पीड, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी में यहाँ पे 60 एक्स्ट्रा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ओके, अगर इसकी बात करें कि हीट इनपुट इज इक्वल टू आर्क एनर्जी इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन, यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें ऐसा फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। हीट इनपुट इज द एनर्जी सप्लाई बाय द वेल्डिंग आर्क इनटू वर्कपीस एंड एक्सप्रेस ऑफ द आर्क एनर्जी इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ओके, थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन एकदम फिक्स है, नया कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वाला नहीं है, उसका फिक्स है, नीचे जो दिखाया है वो। और हमारा आर्क एनर्जी हमको गिनना है वोल्टेज करंट अपॉन ट्रैवल स्पीड इनटू 1000 यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ओके, अभी थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब क्या है, थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब जितना आप वेल्डिंग मारना चाहते हैं, जितना मेल्टिंग होता है उतना ही डिपोजिशन होता है कि नहीं होता है, तो उसी के हिसाब से हीट इनपुट। तो एसएडब्ल्यू है, आपने देखा होगा जो लोग एसएडब्ल्यू वेल्डिंग मारते हैं वो जनरली 1G पोजीशन में मारते हैं, तो 1G पोजीशन में एसएडब्ल्यू का थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन 1 है। उसका मतलब यह हुआ कि उसका 100% इफिशियंसी है। इफिशियंसी वेल्डिंग करने का इफिशियंसी 100%, अगर ऐसा गिनो तो ऐसा समझ लो एसडब्ल्यू का अच्छा है, एमएमडब्ल्यू का 0.8 है, मिगमैक का 0.8 है, एफसीडब्ल्यू का 0.8 है, और टिग एंड प्लाज्मा आपने देखा टिग वेल्डिंग को 0.6 डाला, मतलब एकदम स्लो प्रोसेस है, आपका हीट इनपुट ही कम जनरेट होगा। हीट इनपुट कम जनरेट होने की वजह से हम उसका बहुत अच्छी तरीके से दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, जहां पे हाइड्रोजन क्रैक ज्यादा आता है वहां पे हम लोग टिग वेल्डिंग यूज कर लेंगे, तो वहां पे हीट इनपुट कम होने की वजह से वहां पे आगे आगे हीटिंग होता जाएगा, मेटल वेल्डिंग मारते जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा वेल्डिंग मारेंगे 100 mm वेल्डिंग मारेंगे ना, तो उसके आगे का 100 ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा टिग वेल्डिंग में। लेकिन एसडब्ल्यू में ऐसा नहीं होगा, एसडब्ल्यू में आप 100 mm का वेल्डिंग मारेंगे ना तो आगे 100 mm में भी ठंडा भी हो सकता है मे बी, लेकिन ऐसा ट्राई नहीं करने का हाथ लगा के, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूं। लेकिन टिग वेल्डिंग में तो ऐसा ही होता है, आप वेल्डिंग मारेंगे तो आगे का ऑटोमेटिकली गर्म होता जाता है, आगे ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, डस्ट है या फिर डस्ट तो नहीं लेकिन ऑयल है या फिर पानी है, तो वो ऑटोमेटिकली जल के थोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन क्रैक का आपको कम चांस है टिग वेल्डिंग में। तो इसी का डिसएडवांटेज टिक बिल्डिंग का 0.6 है, वो डिसएडवांटेज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम यूज नहीं करेंगे, उसका दूसरा भी अच्छी तरीके से हम, सबका अपना अपना प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एसडब्ल्यू 1G और 2G में ही मार सकते हैं, ज्यादातर तो 1G में ही यूज करते हैं। मिग वेल्डिंग में मार तो सकते हैं लेकिन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ज्यादा आता है, सॉरी मिग नहीं, एमएमए वेल्डिंग में, मिग में ज्यादा ये क्या होता है, स्पेटर ज्यादा आता है, तो वो मसला है। एफसीडब्ल्यू में स्पेटर ज्यादा आता है, वो मसला है। तो सबका अपना अपना
प्रॉब्लम है। ओके, तो हीट इनपुट में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे बताया है, वैसा बैठा का बैठा यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप एग्जाम्पल याद ही रख लीजिए। लेकिन आपको मैं एक फंडा बोलता हूं, आपको पता है वोल्टेज 24, आपको पता है एम्पियर Sir, I have one question. हाँ सर, यस सर। How to decide which welding process we can use, sir, with the parameters? हाँ, वो मैं आगे आएगा, मैं बोलेगा सर, मैं आगे आएगा, मैं बोलेगा आगे का है ना, कैरेक्टरिस्टिक वो सब चीज है, वेल्डिंग पैरामीटर है, वो सब चीज आएगा, मैं आपको समझाएगा सर। थोड़ा इसको हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हीट इनपुट के बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं है ना सर? सर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। No, sir, you ओके can continue. ओके सर, अभी वोल्टेज यहाँ पे 24 दिया है, एम्पियर 240 दिया है, ट्रैवल स्पीड 300 दिया है। आपको पता है कि आंसर इज 1.96 किलो जूल पर एमएम। ये क्या रट्टा मार लेते हैं? तो आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता है 0.96 ही आंसर है, फिर भी आपको रफ पेज में कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने पेपर में कुछ कांड किया है, पेपर फोड़ा है, मे बी जो भी है XYZ किया है, तो उसी की वजह से मे बी आप फेल होने का चांस है। इसके लिए आपको पता है, फिर भी आपको कैलकुलेट करना ही है। भले ही टाइम जाए टाइम ना जाए, उससे कोई मैटर नहीं, आपको कैलकुलेट करना, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। मैंने तो कैसे रट्टा मारा था मैं आपको बोल देता हूं। सीधा ये सब चीज डालो, ये सब चीज डालो, कैसे कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया, सीधा 1.152 ऐसा रख दिया और डायरेक्ट हीट इनपुट 0.96 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ लिखो, मतलब भले ही लिखना नहीं है लेकिन रफ पेज में आपको बनाना पड़ेगा। रफ वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज 240 है, एम्पियर 240 है, तो आर्क एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर अपॉन ट्रैवल स्पीड इंटू 1000। तो ट्रैवल स्पीड यहाँ पे पर मिनट दिया है, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 24240 डिवाइड बाय 300 ऐसा करेंगे तो आपको आर्क एनर्जी इतना आएगा। फिर आपको देखना है कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, मैग प्रोसेस है। तो मैग प्रोसेस में आपको कितना है यहाँ पे, मिग मैग में 0.8 है थर्मल कोफिशिएंट। ये आपको थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑलरेडी याद ही रखना है, ठीक है। टी गैन प्लाज्मा के लिए 0.6 है और एसएडब्ल्यू के लिए 1 है, बाकी सब के लिए 0.8 है। ओके, तो आपको ये याद कर लिया आपने, ये पूरा रट्टा मार लिया, यहाँ पे लिख लिया, तो आपको फिर आंसर देना है हीट इनपुट इज इक्वल टू दिस। ओके, अभी आप जनरल लाइफ में इसको कैसे यूज करेंगे? आप तो ये तो ठीक है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसकी बात है। जनरल लाइफ में क्या, जनरल लाइफ में आपको हीट इनपुट जनरली ऑन जॉब पे करना पड़ता है। तो ऑन जॉब पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज पहले पेपर में लिख लेंगे कि वोल्टेज इतना आया, फिर एम्पियर कितना लिया वो वेल्डर ने वो लिख लेंगे, ट्रैवल स्पीड घड़ी में देख लेंगे कि हाँ 15 सेकंड में उसने इतना मारा तो 1 मिनट में वो इतना मारेगा, ऐसा करके हम ट्रैवल स्पीड लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यही सेम फॉर्मूला में आप ये चीज रख दीजिए, फिर आप हीट इनपुट कैलकुलेट करिए। WPS में लिखा है 0.86 है और आपको आया 0.96, तो कांड हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके वेल्डर ने ज्यादा हीट इनपुट लिया है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कम लिया है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। आपका WPS में 1 किलो जूल पर mm लिखा है, आपको 0.96 आया तो वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, ठीक है। वेल्डर को आपको कुछ नहीं बोलना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग फॉलोइंग जनरल रूल्स आर प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे वर्टिकल अप प्रोग्रेशन टेंड्स टू गिव अ हाईएस्ट हीट इनपुट। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अप आप वेल्डिंग जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप वीविंग थोड़ा ज्यादा करेंगे। अगर धीरे धीरे आप वीविंग करेंगे, मैं थोड़ा वीडियो करके थोड़ा आपको समझाता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, ओके, ये वेल्डिंग है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वर्टिकल अप, मतलब आपको ऐसे वेल्डिंग मानना है ना, ऐसे वेल्डिंग मानना है ना, तो आप ऐसे ऐसे वीविंग करते धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे 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 ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे जो वेल्डिंग मार रहे हैं उसका जो हीटिंग है, उसका हीटिंग नीचे फ्लो होगा ना गुरुत्वाकर्षण की वजह से।
उसका जो वेल्डिंग है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग मेटल है, वो थोड़ा गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका जो फोर्स लगता है उसी की वजह से वो नीचे फ्लो होगा ना, तो वो नीचे नीचे आएगा। हीटिंग ऑलरेडी पहले था, वहां पे ऊपर का हीटिंग आया तो क्या होगा, ज्यादा हीट इनपुट हो जाएगा। और वीविंग भी अगर आप ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको वर्टिकल अप में थोड़ा वीविंग करके चलना पड़ता है, तो उसी की वजह से भी हीट इनपुट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो आपका ये जो इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो कंपलसरी आपको याद ही रखना है। कैसे भी याद रखो, आप याद रखना है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। ओके, वर्टिकल अप प्रोग्रेशन टेंड्स टू गिव हाईएस्ट हीट इनपुट। आपका सबसे ज्यादा वर्टिकल अप में सबसे ज्यादा हीट इनपुट। बिकॉज ऑफ दिस इज नीड टू व्यू एंड गेट अ सुटेबल प्रोफाइल। आपको वीविंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा अच्छा वेल्डिंग लाने के लिए, उसी की वजह से फॉर ट्रैवल स्पीड एंड रिलेटिवली स्लो। और ट्रैवल स्पीड भी आपका स्लो रहेगा, क्योंकि देखो ट्रैवल स्पीड नीचे है, ठीक है, ट्रैवल स्पीड नीचे है, ट्रैवल स्पीड आपका स्लो हो गया तो ये पूरा फॉर्मूला बड़ा बन जाएगा। पूरा फॉर्मूला बड़ा बन गया तो हीट इनपुट बड़ा हो गया, तो उसी की वजह से एकदम सिंपल है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल डाउन में एकदम कम हीट, लोएस्ट हीट इनपुट होगा, क्योंकि वर्टिकल डाउन में आप क्या करेंगे, आप नीचे जल्दी आएंगे, ठीक है। वेल्डिंग ऊपर से नीचे मारेंगे तो ऊपर का ऑलरेडी हीटिंग नीचे ना घुस जाए, वरना ऊपर का वेल्डिंग नीचे ना आ जाए, उसी की डर से आप क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी वेल्डिंग मारेंगे, आगे का हीटिंग ना हो वैसा आप वेल्डिंग मारेंगे। इसके लिए आपको जल्दी फ्लो करना पड़ेगा, वरना ऊपर आप वेल्डिंग मार रहे हैं उसका स्लैग नीचे आ जाएगा, फिर वो स्लैग के ऊपर वेल्डिंग मारना पड़ेगा, उसका स्लैग फिर उसके नीचे आ जाएगा, तो उसी की वजह से आपको लोएस्ट हीट इनपुट मिलेगा वर्टिकल डाउन में। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेल्डिंग रिलेटिवली लो हीट इनपुट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन जो बनता है उसमें लो हीट इनपुट होता है। ओवरहेड वेल्डिंग टेंड्स टू लो हीट इनपुट। ओवरहेड में भी लो हीट इनपुट बनता है। वेल्डिंग ऑफ द फ्लैट पोजीशन डाउन हेड लो एंड मतलब एवरेज रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे ज्यादा रहता है, उसी की वजह से फ्लैट पोजीशन में हमारा मे बी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वेल्डर चाहे तो फ्लैट पोजीशन 1G पोजीशन है, जल्दी भी वेल्डिंग मार सकता है, वेल्डर चाहे तो धीरे धीरे भी वेल्डिंग मार सकता है, तो मे बी लो भी आ सकता है, मे बी हाई भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Of the arc welding process, SAW has a potential give highest heat input and deposited rate, and TIG and MIG welding can produce the very low heat input। तो यहाँ पे भी ये मसला है। टिपिकल हीट इनपुट वैल्यू। ओके, आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये, वैसे तो ये सब पूछा जाएगा लेकिन वो 900 पेपर में आएगा, लेकिन ये तो पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, आपका टिपिकल हीट इनपुट का जो रेंज है 1 से 3.5 किलो जूल पर एमएम का है। ओके, अभी वेल्डिंग पैरामीटर। आर्क वोल्टेज जो है, मैं आपको बोला कि वेल्डिंग को धक्का मारने का काम करेगा। ओके, तो आर्क वोल्टेज सबसे पहले है क्या, उस देखो बहुत सारा फोर्स हमको पता चल गया कि एक जोर से हम कोई भी चेयर है तो उसको हम थोड़ा टच करेंगे या दबाएंगे तो वो फोर्स की वजह से पीछे जाएगा, वो हमें पता चला। लेकिन ये वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज एक्चुअली आर्क लेंथ है, ठीक है। आर्क लेंथ मतलब, आर्क लेंथ मतलब आपका बीवेल वेल्डिंग, आपका वेल्डिंग जो है बीवेल है वहां से फिर आपका आर्क का आगे का टॉर्च, आर्क का आगे का फिलर, या फिर आपका वेल्डिंग जो हो रहा है उसका फिलर आगे का, या फिर आप आगे से फिलर डाल रहे हैं या टंगस्टन डाल रहे हैं वो, तो वो दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहता है। आपने देखा होगा 2 mm 4 mm 5 mm या कभी कभी 8 mm, SAW है तो 10 mm तक, ठीक है। लेकिन अगर SMA-W है तो जनरल गैप 2 से लेके 8 तक होता है, GTA-W है तो 2 से लेके 6 होता है, और आपका SAW है तो आपका 5 से लेके 15 तक गैप रहता है। वो वेल्डिंग का, और वेल्डिंग जहां पे मारना है वो बेस मेटल और आपका टॉर्च का, वो दोनों का डिस्टेंस रहता है, उसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ओके, वो जो डिस्टेंस हुआ वो आर्क लेंथ है। वहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर से बंप करेगा, मतलब जंप मारेगा, थोड़ा ही जंप मारेगा, एकदम छोटा सा आर्क लेंथ की वजह से वो जंप मारेगा। अगर जंप पहली बार उसको जंप मारना पड़ेगा, फिर एनर्जी ऊपर से नीचे टच होगा तो वो एनर्जी में वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अभी आर्क लेंथ अगर बढ़ेगा तो आपका आर्क वोल्टेज बढ़ेगा। आर्क लेंथ आपका कम होगा तो आपका आर्क वोल्टेज कम होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं।
आपका एक वेल्डिंग है, ठीक है, बीवेल में आपने थोड़ा टॉर्च को ऊपर रखा, टॉर्च को ऊपर रखा तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं आपको बोला कि वो धक्का मारना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को और मेल्टेन मेटल को धक्का मारने के लिए उसके, लेकिन उसके बीच में गैप है, वेल्ड मेटल जहां पे है बेस मेटल उसका और आपका टॉर्च का उस दोनों के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप रखा है, तो वोल्टेज को ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा, तो उसके लिए आर्क वोल्ट ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये आर्क वोल्टेज जो है वो कम कब रहेगा कि आपका आर्क लेंथ और बेस मेटल दोनों एक दूसरे के साथ टच है या नियरर टच है या 2 mm का डिस्टेंस गैप है, आपको दिखेगा, तो आप वो सब चीज कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर तो नहीं कर सकते, वैसे मेजर भी कर सकते हैं लेकिन आपको ब्लैक ग्लास यूज करना पड़ेगा। ब्लैक ग्लास से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सही में थोड़ा गैप रहता है, ज्यादा नहीं गैप रहता है लेकिन थोड़ा गैप रहता है, ठीक है, ओके। अभी आर्क वोल्टेज बढ़ेगा कब, आर्क वोल्टेज कब कम होगा? तो वेल्डर तो फिक्स नहीं है, वेल्डर तो क्या करेगा, आगे पीछे कभी थोड़ा अपना मुंडी हिलाएगा, कभी अपना पैर हिलाएगा, कभी अपना हैंड हिलाएगा, तो वो आर्क वोल्टेज तो फिक्स नहीं रहेगा ना, समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि आर्क लेंथ तो फिक्स नहीं रहेगा ना। चलो मैं तो ऐसा बोलता हूं SMAW में 5 mm WPS में लिख दिया कि 5 mm आपको आर्क लेंथ लेना है, तो क्या एक जैसा 5 mm मेंटेन कर पाएगा वेल्डर? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हिलेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा, वो तो मैन्युअल है यार, अपना मुंडी गिलाएगा, कोई साला साथ बगल में से निकलेगा, कोई आवाज की वजह से वेल्डर डर जाएगा, हाथ वाइब्रेट करेगा, तो उसकी वजह से वो गैप मेंटेन होना मुश्किल है। तो वो मुश्किल है, उसी की वजह से आप एक फंडा याद रखिए, आर्क वोल्टेज अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये आर्क वोल्टेज कौन डिसाइड करेगा? वेल्डिंग का मशीन है, उसमें हमने ऑटोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग में ये सब चीज हम लेके आए हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, अगर वेल्डर थोड़ा हाथ ऊपर भी कर लेता है फिर वेल्डिंग चालू ही रहेगा, लेकिन हाथ थोड़ा भी ऊपर करेगा फिर थोड़ा अंदर जाएगा, तो वेल्डिंग मशीन है वो ऑटोमेटिकली आर्क वोल्टेज को मेंटेन करेगा। आर्क वोल्टेज 22 अगर हमारा ऑलरेडी फिक्स है तो अगल बगल या तो 20 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ऐसा करके अप एंड डाउन होके वो जो है आर्क वोल्टेज मेंटेन करेगा, ताकि वेल्डिंग अगर आपका प्रॉपर आए। चलो आर्क वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि आर्क वोल्टेज कांस्टेंट किस में है कि हमारा SAW वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि आपका जो टॉर्च है वो आप पहले से ही मशीन में फिट कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे 6 mm मेजर टेप से वेल्डर जो है वो मेजर करता है कि मेरे 8 mm रखना है, तो 8 mm गैप पहले मेजर टेप कर लेगा मेजर से, फिर वहां पे फिक्स कर देगा, रिमोट उसके पास रहता है, ठीक है, SAW वेल्डिंग में। तो क्या होगा, वहां पे आर्क वोल्टेज बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा, क्योंकि वर्कपीस नीचे घूमता रहेगा, या वर्कपीस एक रेलिंग उसके ऊपर वर्कपीस के ऊपर डाल दिया है, तो रेलिंग के ऊपर वो SAW वेल्डिंग में मशीन चलता रहेगा, तो फिक्स वो रह जाएगा। तो उसी की वजह से आपका आर्क वोल्टेज वहां पे कांस्टेंट रहता है। तो आर्क वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब आर्क लेंथ आपने कांस्टेंट रखा, आर्क लेंथ कांस्टेंट रखा, इसका मतलब वैसा वेल्डिंग मशीन है, वैसा प्रोसेस है, उसको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस बोलते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस SAW है, FCAW है, तो ये दोनों कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस। अभी आप सोचेंगे कि FCAW तो साला हैंड वाला है, उसमें तो हैंड आपको आगे हाथ से आगे पीछे करना पड़ता है, तो मैं आपको उसमें भी फंडा समझाता हूं क्या होता है। FCAW में जनरली आगे है ना एक फिलर रहता है, ठीक है, वो ट्यूब्यूलर फिलर रहता है। वो आप FCAW का टॉर्च जिसने देखा है, जो लोग FCAW में काम किया उसको ज्यादा पता है, वो टॉर्च दबाएंगे फिर वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर वेल्डर वीविंग करना स्टार्ट कर देगा, आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगर वेल्डर थोड़ा हाइट बढ़ा देगा, मतलब थोड़ा आगे खींच लेगा, हाथ को थोड़ा बाहर खींचेगा, तो आर्क वोल्टेज वहां पे क्या होगा, सेम ही रहेगा। उसका रीजन ये है, वेल्डिंग मशीन में ऐसा फीडर फिटअप किया है, वेल्डिंग मशीन में ऐसा सेटअप किया है कि वेल्डर अगर हाथ ऊपर भी करेगा ना तो वो आगे का फिलर है ना वो थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। लेकिन आर्क लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा वहां पे। वो गैप जो है वो वेल्ड पीस हमारा बेस मेटल टू आपका टॉर्च आगे का है, वो मतलब आगे का फिलर है, वो दोनों के बीच में गैप जितना रहना है उतना ही रहेगा। अगर वेल्डर आगे हाथ खींचेगा तो फिलर ज्यादा निकल जाएगा, वेल्डर थोड़ा नजदीक में हाथ लेके जाएगा तो वो फिलर थोड़ा कम निकलेगा। लेकिन
उसका लेंथ जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी की वजह से FCAW है उसमें कांस्टेंट आर्क वोल्टेज प्रोसेस, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, ठीक है। मिगमैग जो है वो भी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है। ओके, कांस्टेंट करंट प्रोसेस कौन सा है? तो कांस्टेंट करंट पहले क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। कांस्टेंट करंट मतलब करंट फिक्स रहता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट प्रोसेस। तो SMA/W में क्या कांड होता है, हम लोग मशीन में क्या करते हैं, 250 फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसा ही करते हैं ना, SMA/W वेल्डिंग मारते हैं, टिक वेल्डिंग मारते हैं, तो क्या करते हैं, 50, वेल्डर बोलता है 80, वेल्डर बोलता है 100 करो। वैसे दूसरा कोई हेल्पर है उसको बोलेगा, अगर रिमोट वाला है, अगर मशीन वाला है तो उसमें पहले से ही 250 फिटअप कर देगा या 200 ऐसा करके वहां पे रख के रख देगा, तो वहां पे करंट उसने फिक्स कर दिया, लेकिन वहां पे वोल्टेज अलग हो जाएगा। क्यों वोल्टेज अलग हो जाएगा? क्योंकि आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में आगे का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। वेल्डर तो हाथ ऊपर नीचे करेगा, मैं पहले भी बोला, उसका मुंडी घुमाएगा, ये करेगा वो करेगा, साला कभी कभी तो अगल बगल वाला उसको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो मतलब वो उसका हाथ वाइब्रेट होगा, तो उसी की वजह से वहां पे गैप मेंटेन नहीं होगा। गैप मेंटेन नहीं होगा तो या तो वोल्टेज को ज्यादा होना पड़ेगा या फिर वोल्टेज को कम होना पड़ेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से। तो उसी की वजह से वहां पे वोल्टेज कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो उसी की वजह से वहां पे कांस्टेंट करंट रहता है। तो उसी, हम इतना ही फंडा याद रखिए, SMA/W कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, क्योंकि हम उसका वॉल्यूम, हमारा जो रिमोट है उसमें हम जनरली पहले से ही उस करंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ओके, अभी आप ऐसा सोचेंगे कि यार कभी हम 250 करते हैं, कभी हम 20 करते हैं, कभी 80 करते हैं, कभी हम 100 करते हैं, लेकिन भले ही करते हो, आप भले ही करते हो, लेकिन वेल्डिंग तो आपको कांस्टेंट करंट में हो रहा है ना। पहले आपने डिसाइड किया, फिर आपने किया, फिर अगर आप करंट कम करेंगे तो हीट कम होगा, हीट कम होगा, लेकिन करंट तो कांस्टेंट होकर ही वेल्डिंग होगा, समझ रहे हैं ना। कोई भी वेल्डिंग हो, थिकनेस के हिसाब से आपको, वेल्डिंग के हिसाब से आपको, हीट के हिसाब से आपको करंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट में भी आपको चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन वो मशीन के अंदर आप चेंज करेंगे तो मशीन उतना ही निकालेगा। अगर मशीन में आपने 80 करंट फिक्स किया तो वो 91 नहीं निकालेगा, 81 नहीं निकालेगा, करंट इतना ही निकालेगा। अगर आपको चेंज कुछ भी करना है तो मशीन को आपको बोलना पड़ेगा, भाई तू थोड़ा वॉल्यूम तू उसका बढ़ा दे, वॉल्यूम बढ़ाएगा मतलब करंट बढ़ाएगा, तभी जाके करंट, मशीन को जैसा बोलेंगे वैसा ही वो करेगा, लेकिन मशीन के अंदर वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उसी की वजह से SMA/W प्रोसेस है, GTAW प्रोसेस है, वो सब चीज घंट भाई जैसा प्रोसेस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो उसको कांस्टेंट करंट प्रोसेस है। ओके, पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है वो दो टाइप के हैं, एक रिवर्स पोलैरिटी, एक रिवर्स पोलैरिटी, एक पॉजिटिव, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल बोलूं, अगर पोलैरिटी की बात आए तो आप तीन चीज याद रखिए, या तो आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च है उसको AC में डालना पड़ेगा, या तो DC पॉजिटिव में डालना पड़ेगा, या DC नेगेटिव में डालना पड़ेगा। तो आपको तीन ही साइज का पोलैरिटी रहता है, तो यहाँ पे दिखाया है। लेकिन आप ये पूरा टेबल आपको याद ही रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको कैसे याद रखना है वो थोड़ा बहुत समझा देता हूं, ठीक है। एक GTAW वेल्डिंग मतलब टिग वेल्डिंग में जो हाईलाइट किया है वो एक ऐसा अपवाद है, वो एक ही ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें आपका इलेक्ट्रोड का टॉर्च है, हमारा जो यूज करने वाला टॉर्च है, उसको हम जनरली DC नेगेटिव में डालते हैं, ठीक है। वही एक ऐसा प्रोसेस है, उसको DC नेगेटिव में डालते हैं। बाकी मिग वेल्डिंग हो या SMA/W वेल्डिंग हो, FCAW वेल्डिंग हो या MMA वेल्डिंग हो, सभी को हम DC पॉजिटिव में डालते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ नया कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि टिग जो प्रोसेस है उसको हम DC नेगेटिव में घुसाड़ते हैं, तो हमारा जो अर्थिंग केबल है उसको DC पॉजिटिव में डालते हैं। कोई भी चीज टॉर्च जिसमें भी डालते हैं, लेकिन उसका ऑपोजिट जो बचता है, दो ही बचता है, या तो DC पॉजिटिव या DC नेगेटिव। अगर DC पॉजिटिव में आपने टॉर्च को घुसाया है तो आपको अर्थिंग केबल को DC नेगेटिव में ही घुसाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑल ओवर तो आपका काम क्या है, सर्किट क्लोज करना। सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन धक्का मार के नहीं बढ़ेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा हीट इनपुट जनरेट नहीं होगा, हीट इनपुट जनरेट नहीं होगा तो हमारा वेल्डिंग जो है उसको वो मेल्ट नहीं होगा, वेल्डिंग मेल्ट नहीं होगा तो वोल्टेज धक्का ही किसको मारेगा,
कोई सॉलिड मेटल है उसको तो वोल्टेज धक्का नहीं मार सकता ना, उसको धक्का मारेंगे तो उसका कुछ होगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा नहीं सॉलिड मेटल। तो उसी की वजह से आप याद रखिए जिसको भी जिसमें डालते हैं उसकी ऑपोजिट अर्थिंग केबल डालना पड़ता है। ओके, अभी सबसे ज्यादा बात करते हैं एमएमए वेल्डिंग की। एमएमए वेल्डिंग अगर डीसी पॉजिटिव में डालते हैं तो बेस्ट पेनिट्रेशन मिलता है, ठीक है। तो एसएडब्ल्यू है उसमें भी डीसी पॉजिटिव में डालते हैं तो बेस्ट पेनिट्रेशन मिलता है। एफसीडब्ल्यू है मोस्ट कॉमन प्रोसेस में यूज होता है डीसी पॉजिटिव में, लेकिन एक खाली टिग वेल्डिंग ऐसा है जिसमें आपको डीसी पॉजिटिव में नहीं डाल सकते हैं, उसको डीसी नेगेटिव में डालना है। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है रेयरली यूज्ड टू टंगस्टन ओवरहीटिंग, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको जीटी एसएमएडब्ल्यू आर्क की बात करूं तो आर्क में आप क्या करेंगे, डीसी पॉजिटिव में आप अर्थिंग केबल सॉरी डीसी पॉजिटिव में आप हमारा टॉर्च घुसाएंगे, फिर हमारा जो इलेक्ट्रोड, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोड है वो डीसी पॉजिटिव में घुसा, डीसी पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड घुसा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, सर्किट क्लोज होगा, सर्किट क्लोज होगा तो डीसी नेगेटिव में हमने अर्थिंग केबल को डाला, डीसी पॉजिटिव में हमने एसएमएडब्ल्यू का टॉर्च को डाला, तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, वर्कपीस आपका नेगेटिव है, तो वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर जंप करेगा, वहां पे फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फिर एनर्जी को नीचे घुसाएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो 70% मतलब 70% हीटिंग प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। अगर हम टिग वेल्डिंग को डीसी पॉजिटिव में घुसा देंगे तो कांड ये होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो टंगस्टन के ऊपर जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के ऊपर जंप करेगा तो टंगस्टन में के ऊपर हीटिंग ज्यादा जनरेट होगा, टंगस्टन के ऊपर हीटिंग ज्यादा जनरेट होगा तो टंगस्टन फट जाएगा, तो ओवरहीट उसको बोलते हैं, वो टंगस्टन क्रैक होना बोलते हैं। तो उसी की वजह से हम डीसी पॉजिटिव में टिग वेल्डिंग को नहीं घुसेड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत बोल देता हूं। ओके, डीसी नेगेटिव में डालते हैं तो लेस पेनिट्रेशन मिलता है लेकिन हायर डिपोजिशन मिलता है, ये यहां पे आप याद रखिए। पेनिट्रेशन कम मिलता है, पेनिट्रेशन कम क्यों मिलता है भाई? क्योंकि आपका बेस मेटल 30% हीटिंग है, बेस मेटल 30% हीटिंग है, ऊपर से 70% हीटिंग वाला नीचे घुसेगा, लेकिन उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, वो भले ही वो स्मॉल एरिया है, उसको अगर हम जूम करके देखें तो उसको स्मॉल एरिया में भी ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, थोड़ा भी ट्रैवल करेगा तो उसका हीटिंग जो है वो बहुत लो हो जाएगा। एटमोस्फियरिक में वो भले ही 7000 तक हीटिंग प्रोड्यूस होता है, लेकिन 7000 से फिर वो 100 आते आते 7000 से 37 डिग्री एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आते आते उसको बहुत टाइम लग जाएगा उसको नीचे गिरने में। तो उसी की वजह से वो जो हीटिंग वाला प्रोसेस है, वो हीटिंग वाला ऊपर से ड्रॉप आया फिलर में या इलेक्ट्रोड में से, वो इलेक्ट्रोड वाला एकदम डेप्थ तक नहीं घुस पाएगा, उसी की वजह से लेस पेनिट्रेशन होता है। बट हायर डिपोजिशन रेट, डिपोजिशन हायर होगा, तुरंत वहां पे गिर जाएगा, फिर वो दूसरा नया जनरेट हो जाएगा, तुरंत नीचे गिरेगा, मतलब तुरंत नीचे गिरेगा मतलब जहां पे गिरा वहां पे ही सॉलिड, जहां पे गिरा वहां पे ही सॉलिडिफिकेशन, जहां पे गिरा वहां पे ही सॉलिडिफिकेशन, ऐसा करके बिल्डिंग आपका आगे बढ़ेगा। इसी की वजह से आपका डिपोजिशन रेट भी अच्छा है। ओके, एमएमएडब्ल्यू नॉट सुटेबल फॉर, मतलब एमएमए मतलब आर्क वेल्डिंग, वो जनरली एसी में यूज नहीं करते हैं, जीएमएडब्ल्यू को भी एसी में यूज नहीं करते हैं, एफसीएडब्ल्यू और एमसीएडब्ल्यू में भी जीएमए उसमें यूज नहीं करते हैं। एसएडब्ल्यू में आर्क ब्लो अवॉइड करना है, अवॉइड करने के लिए पर्टिकुलर मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज्ड अवॉइड द आर्क ब्लो एंड मल्टी पर्टिकुलर फॉर मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम। अभी आर्क ब्लो आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन अभी समझा देता हूं। चलो, आर्क ब्लो क्या है? आर्क ब्लो मतलब आर्क जनरेट होना बंद होना, जनरेट होना बंद होना, जनरेट होना बंद होना, तो उसी को बोलते हैं आर्क ब्लो, ठीक है। तो वो अवॉइड करना है, तो उसी की वजह से हम लोग एसी में उसको कम यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड द एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन आपका आएगा, एल्यूमिनियम में यूज करने के लिए टिग वेल्डिंग को एसी में घुसाना पड़ता है, टिग टॉर्च को, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। ओके, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, पावर सोर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों हम रखते हैं?
उसका रीजन ये है, ओपन सर्किट वोल्टेज रखने का ये रीजन है कि हम लोगों को शॉक ना लगे। हमारा जो घर है उसमें अगर हम प्लग में उंगली घुसाएंगे तो आपकी फट जाएगी, समझ रहे हैं ना, आपको शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वोल्टेज है 230 से ज्यादा है या 200 से ज्यादा है वोल्टेज। तो अगर आप जैसे ही उसमें घुसाएंगे उंगली तो आपको एक उंगली के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वहां से करंट जो है वो पास होना स्टार्ट होगा। अगर करंट का जमीन के अंदर नहीं घुसेगा, अगर आपका सर्किट क्लोज नहीं होगा तो पूरा करंट आपकी बॉडी में रहेगा और आपको बहुत जबरदस्त झटका लग सकता है और आपको मे बी ब्लड भी निकल सकता है, मे बी आप एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को वेल्डिंग मशीन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको लोगों को शॉक ना लगे। देखो वेल्डिंग मशीन भी इलेक्ट्रिक से कनेक्शन है ना, लेकिन फिर भी हम वेल्डिंग मशीन के ऊपर हाथ रख के वो खड़े रहते हैं, वेल्डिंग मशीन को अपना कुल्ला टिका के खड़े रहते हैं, फिर भी शॉक क्यों नहीं लगता भाई, वो तो पूरा मेटल का है, फिर हम तो शॉक लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज उसमें रहता है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज ऐसा वोल्टेज कि वहां तक आपको कुछ भी कांड नहीं होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 100 जो है 100 वोल्ट है, उससे आगे 101 होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा शॉक लगना स्टार्ट होगा। तो उसी की वजह से ओपन सर्किट वोल्टेज का एक रेंज यूनिवर्सिटी मतलब एक यूनिवर्सल फिक्स किया गया है 50 से 90। जैसे ही वेल्डिंग मशीन बंद होता है तो उसका वोल्टेज ऑटोमेटिकली 15 टू 90 हो जाता है। तो उसी की वजह से सेफ्टी के रीजन की वजह से ओसीवी जनरेट करते हैं और वो ओसीवी वेल्डिंग मशीन के आज के मॉडर्न साइंस में वो वेल्डिंग मशीन यूज होता है। कुछ कंपनियां ऐसी है अभी भी ओल्ड मशीन जुगाड़ पुराने बाबा आदम टाइम के जमाने का वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं। तो उसमें जनरली वेल्डर कंप्लेंट करता है सर उसमें थोड़ा थोड़ा शॉक आता है। ऐसा आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा। तो क्यों? क्योंकि वो बाबा आदम जमाने का वेल्डिंग मशीन है, वो अभी तक कंपनी ने कॉस्ट डाल के चेंज नहीं किया है, तो उसमें ये सब चीज अभी सिस्टम फिट नहीं है, इसके लिए इसमें थोड़ा बहुत शॉक लगता है, थोड़ा बहुत अर्थिंग आता है, तो उससे दूर रहना चाहिए। पानी में भी वेल्डिंग मशीन जो ओल्ड जमाने का वेल्डिंग मशीन है वो थोड़ा पानी में भी हम कम रखते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है मेरे भाई कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है उसमें एक सिस्टम फिट किया, उसमें एक सर्किट फिट है, इसमें एक ऐसा कॉइल फिट किया है कि वो वोल्टेज ज्यादा आए ही ना, समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम अगर वेल्डिंग मशीन बंद रहता है ना, आप देखिएगा वेल्डिंग मशीन पुराने जमाने का वेल्डिंग मशीन हो या अभी अभी लेटेस्ट जो मशीन हो उसको बंद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वहां पे 90 वोल्टेज हो जाएंगे, उसको आपकी डिजिटल स्क्रीन में 90 दिखाएंगे। लेकिन अगर चालू वेल्डिंग मशीन है तो 22 23 या 28 ऐसा करके जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेल्डिंग मशीन जो फिट किया है वही दिखाएगा आपको, ठीक है। ओके, आशा करता हूं ये आपको समझ में हो गया होगा। ओके, टू स्ट्राइक द आर्क रिलेटिवली हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड जनरेट द स्पार्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द बेस मेटल। ओके, अभी जब आर्क जनरेट होता है तो क्या होता है? आर्क जब जनरेट होता है उस टाइम पे तो वोल्टेज को ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज अगर कम होगा तो आर्क पुश ऐसा एक एकदम स्मॉल सा हो जाएगा आर्क और जनरेट होगा, लेकिन वो डिपोजिशन मतलब ऊपर से कोई फोर्स मारने वाला कुछ नहीं आएगा तो वो गिरेगा भी नहीं। उसी की वजह से स्टार्टिंग जब आर्क जनरेट होता है उस टाइम पे वोल्टेज को ज्यादा जनरेट करना इसके लिए है क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो जो वेल्ड मेटल जो मेल्ट हुआ है उसको, उसी की वजह से स्टार्टिंग में जरूरत ज्यादा है। ओके, once an arc has between struck the stabilized, there is a relationship between the voltage and current flow through the welding circuit, and that depend the electric characteristic of power source. Okay, आर्क स्टेबिलाईज होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर्क स्टेबिलाईज होने के लिए आपका जो करंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए, वो सब चीज अगर प्रॉपर तरीके से आएगा तो आर्क भी प्रॉपर जनरेट होगा, प्रॉपर आर्क चलेगा भी और आगे आर्क ब्लो का भी कोई कांड नहीं होगा और आपका वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे से चलता रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन पावर सर्किट ब्ला 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 बहुत सारा चीज, कांस्टेंट करंट वोल्ट पावर सोर्स में समझा दिया आपको, मुझे आई थिंक इसमें समझाने का जरूरत नहीं है। और कांस्टेंट पावर सोर्स को एक चीज याद रखिए, कांस्टेंट करंट है ना, ये एक मिनट, हाँ, कांस्टेंट करंट प्रोसेस है उसको ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आप याद रखिएगा, इसी के लिए उसको ब्लैक लेटर में लिखा है, ठीक है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इतना माइंड में ठूसा दीजिए।
ओके, अभी जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है उसको फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक किस किस में है? मिग मैग और एफसीडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आज के सेशन में आपको बहुत समझ आया होगा। ये चैप्टर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल से हम दूसरा कोई नया चैप्टर लेंगे। वो चैप्टर का नाम होगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ओके, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, तो मैं अभी समझा देता हूं। सर, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो सर, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो सर आप वो बोल रहे थे कि हम लोग कैसा डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोसेस यस, वेल्डिंग का? अभी बहुत अच्छी बात है। चलो, अभी मैं आपको ऐसा बोलूं, मेरा 2 इंच का जॉइंट है, ठीक है? 2 इंच का जॉइंट है, तो 2 इंच के जॉइंट में हम लोग ने अभी इतना तो देख लिया कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज करेंगे तो वो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, ठीक है? ये जो मैं टेबल बोल रहा हूं, आर्क वेल्डिंग जनरली ज्यादा हीट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि आर्क, यहाँ पे देखिए उसका 0.8 है, ठीक है? तो और दूसरी बात, एसएडब्ल्यू वेल्डिंग है वो उसका 1 है, मतलब जितना वो हीट जनरेट करेगा उतना ही हीट अप्लाई जॉब में होगा। अभी मैं ऐसा बोलूं कि 2 इंच का पाइप है, उसमें आप एसएडब्ल्यू मारेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, वो तो बक्खा बना देगा, पूरा हॉल कर देगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसमें हीट ज्यादा जनरेट होता है एसएडब्ल्यू में। ओके, दूसरी बात, अगर 2 इंच का जॉइंट है, थिकनेस कम है, तो उसमें मैं आर्क मारेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पंक्चर कर देगा, बर्न थ्रू लाएगा और रूट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? मिग मैग, एफसीडब्ल्यू या टिग वेल्डिंग। तो एफसीडब्ल्यू जनरल हम लोग स्ट्रक्चर में यूज ज्यादातर करते हैं और मिग मैग वेल्डिंग पाइप में करते हैं, लेकिन पाइप में हमको रूट प्रॉपर नहीं आएगा, तो उसी की वजह से हम लोगों को टिग वेल्डिंग वहां पे यूज करना है। 2 इंच से बिलो का कुछ भी है उसमें जनरली हम लोग टिग वेल्डिंग मारते हैं। उसका रीजन क्या है? हीट इनपुट का रीजन है। ओके, अभी दूसरी बात, अगर हमको ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो हम कौन सा वेल्डिंग यूज करेंगे? अगर 1G है और प्रोडक्शन ज्यादा लेना तो हमको समझ में आ गया कि एसडब्ल्यू वेल्डिंग यूज करेंगे। एसडब्ल्यू वेल्डिंग इज द वेरी गुड प्रोसेस। रीजन इसका ये है क्योंकि एसडब्ल्यू में हमको हमारा डिपोजिशन ज्यादा होगा, डिपोजिशन ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्शन एकदम फटाफट भागेगा। ओके, दूसरी बात, कुछ डेंजरस सिचुएशन वाला वेल्डिंग है, ठीक है? जहां पे हमारा हाथ मुश्किल से पहुंच रहा है या फिर इलेक्ट्रोड टॉर्च मुश्किल से जा रहा है, वहां पे पोजीशन भी गड़बड़ है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग सभी पोजीशन में मार सकते हैं। टिग वेल्डिंग में प्रॉब्लम ये है, टिग वेल्डिंग का टॉर्च भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा, एक दूसरे हाथ से फिलर भी देना पड़ता है और दूसरा हाथ आप टिक्का भी नहीं सकते हैं। तो हमारा आर्क वेल्डिंग में क्या है? एक हाथ से आप दूसरा कोई सपोर्ट लेके पकड़ो और एक हाथ से खाली आंख से देख के वो हमारा हेलमेट पहन के या ब्लैक ग्लास दूसरा रखे, दूसरा एक हमारा हेल्पर रहेगा, उसको बोलो ब्लैक ग्लास थोड़ा यहाँ पे रखो, मैं थोड़ा मार देता हूँ, तो ऐसा भी आप वेल्डिंग मार सकते हैं। मैंने ऐसे देखे लोग, मैंने गल्फ कंट्री में तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि लोग अपना पैर का उंगली है ना, पैर का आगे का 2 उंगली, उससे भी वेल्डिंग मारते हैं। अब सोचो, इतना बहुत सारा स्किल है अवेलेबल, लेकिन कुछ आजकल क्या है, जो स्किल वाले लोग हैं उस वो अभी गल्फ में भाग गए, इंडिया का हाल अभी बुरा हो गया है। तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है। हम जो इंजीनियर यहाँ पे है, हम लोग ये सब चीज इंप्रूव करेंगे तभी जाके हमारा रिवर्क कम आएगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मिग मैग वेल्डिंग, तो मिग मैग वेल्डिंग आप प्लेट में मारेंगे और प्लेट में आप मिग मैग में अगर CO2 यूज करेंगे तो आपको स्पेक्टर ज्यादा आएगा, तो वो भी मसला है। तो आपको कैसा क्वालिटी चाहिए, कैसा हीट इनपुट चाहिए, कैसा वेल्डिंग चाहिए, कितना आपको प्रोडक्शन चाहिए, कितना डिपोजिशन चाहिए, कितना रूट पेनेट्रेशन चाहिए, रूट प्रॉपर आएगा नहीं आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? ये प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड होगा। ये प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस हमको ज्यादा सूटेबल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसी की वजह से मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था कि मैं ये सेशन में थोड़ा बहुत समझाएगा कि भी कैसा हम वेल्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी मैं ऐसा बोलूं आपको कि 1 इंच का पाइप है, 1 इंच का पाइप, ठीक है? 1 इंच के पाइप में मैं एसडब्ल्यू मार सकता हूं? नहीं मार सकता हूं, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो पिघल जाएगा। एसएमएडब्ल्यू मार सकता हूं? नहीं मार सकता हूं, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा होगा, पंचर हो जाएगा।
मिग मैग मार सकता हूँ, वो भी नहीं मार सकता, उसमें भी FCAW मार सकता हूँ, लेकिन FCAW पूरा स्ट्रेंथ नहीं लाएगा। उसका जो FCAW का स्ट्रेंथ है वो बहुत पुअर है, तो उसी की वजह से हम FCAW भी जनरली स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर पार्ट वाला उसमें नहीं, तो टिग वेल्डिंग हमारे पास ऑप्शन बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टिग वेल्डिंग यूज करते हैं। अभी दूसरी बात, 24 इंच का जॉइंट है, 24 इंच का जॉइंट है, जहां जहां पे प्लाज्मा 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 मार सकते हैं, लेकिन अभी इतना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा में बहुत सारे कांड होते हैं, और कांड ये होते हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है प्लाज्मा में, तो उसी की वजह से भी हम लोग प्लाज्मा का यूज नहीं करते हैं। प्लाज्मा अगर आपको वेल्डिंग देखना है तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, प्लाज्मा वेल्डिंग कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कम है कि ओके वेल्डिंग प्रेजेंटेशन ऐसा करके मैंने बनाया है, प्रेजेंटेशन बेसिक इंटरव्यू वेल्डिंग डुप्लेक्स स्ट्रक्चर पेंटिंग स्टैटिक। एक मिनट, प्लाज्मा वेल्डिंग में कहाँ रखा था, एक मिनट में दिखा देता हूँ सर आपको। आई थिंक वेल्डिंग में होगा, पोस्ट कंज्यूमेबल, हाँ वेल्डिंग लर्न एंड प्रेजेंटेशन, अंडर वाटर वेल्डिंग, नहीं अंडर वाटर वेल्डिंग में नहीं होगा, वेल्डिंग ट्रेनिंग में आई थिंक इसमें है। ओके, प्लाज्मा वेल्डिंग हम लोग जनरली कम यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, बहुत सारे उसके रूट कोज है, बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें, तो मैं अभी ये खुलेगा तो थोड़ा बहुत दिखाएगा। ये GT FCAW आई थिंक है, GMAW है, FCAW स्लैग, ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक देख रहे हैं आप, तो इसमें एकदम डेप्थ तक जाएगा, यहाँ पे पेनेट्रेशन देख रहे हैं, ये है ना बहुत डेंजरस फोर्स मराएगा और यहाँ तक घुसेगा वो। तो प्लाज्मा वेल्डिंग ज्यादा थिकनेस वाला जहाँ पे है, जो वहां पे थोड़ा अच्छा है, लेकिन इतना भी उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं बात आप, उसका स्ट्रेंथ बहुत वजह से प्लाज्मा वेल्डिंग उसको यूज नहीं करते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग हीट इनपुट के हिसाब यस, से डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा हीट प्रोसेस इनपुट के उसकी क्या हिसाब से डिसाइड देते हैं करेंगे, डिस्प्ले। हमें कैसा प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, हमें डिपोजिशन कैसा चाहिए उसके हिसाब से, हमको पेनेट्रेशन कैसा चाहिए उसके हिसाब से, फिर हमारा वी ग्रूव कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो आपको सब चीज कंस्टेंट लेना पड़ेगा, एक 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 पैरामीटर लेना पड़ेगा, लेकिन इतना पैरामीटर यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको संडे है ना, वेल्डिंग संडे नहीं या 2 से 3 तारीख, 3-4 तारीख को मैं एक जनरल टॉपिक लेगा, हाउ टू सिलेक्ट मटेरियल ऐसा करके है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी होगा आई थिंक, थोड़ा बहुत मटेरियल सिलेक्ट करना अभी जल्दी जल्दी, लेकिन अगर दिखा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, ये मैं कल समझाया था ना, ये सब चीजें कल ऑलरेडी मैं बुक से समझाया था। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमेबल, ये सब चीज इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना, बेस मेटल आपका कौन सा है, पोजीशन कौन सा है, थिकनेस आपका कौन सा है, जॉइंट का डिजाइन कौन सा है, फिर आपका सिंगल वी डिजाइन है, और सिंगल वी डिजाइन में आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इसमें SAW मार दूं और वो पोजीशन अलग है, तब भी आपको कांड हो सकता है। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्विस कौन सा है वो भी आपको डिसाइड करना है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग पोजीशन आपका कौन सा है वो भी डिसाइड करना है। लेकिन आप ऐसा में बोलूं कि आपका ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग मारना है, तो टिग वेल्डिंग भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओवरहेड में SMAW वेरी गुड
वेल्डिंग, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मटेरियल थिकनेस कौन सा है, आपका स्किल वेल्डर का कौन सा है, अगर वेल्डर के पास स्किल ही नहीं है ओवरहेड वेल्डिंग मारने का, तो आप कैसे सिलेक्ट करें, जॉइंट का स्पेसिफिकेशन, जॉब का स्पेसिफिकेशन कैसा है, वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज ऑलरेडी मैं बहुत सारे सेशन लिए है, उसमें मैं समझाया है, लेकिन अगर मैं सेशन लेगा नेक्स्ट, अभी कोई एक है 10 लोग कुछ है, उसको बोल रहे हैं कि हम लोगों को दो, तो उसको मैं देगा, उस टाइम पे आप भी ज्वाइन हो जाए। ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यस सर। हेलो। सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग हाँ प्रोसेस हाँ, ये कैसे यही करेंगे है। सर? यहाँ पे मैं खाली इतना नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वेल्डिंग प्रोसेस, इतना मेरे मुझे लिखना है बस, और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे खाली स्पेसिफिक लिखा है सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमेबल। एक्चुअली यहाँ पे स्लैश करके मैं वेल्डिंग प्रोसेस कर देगा तो सेम हो जाएगा। ये बनाया मैंने ही बनाया है, तो मैं उसमें अगर स्लैश वेल्डिंग प्रोसेस कर देगा तो सेम ही है, नया कोई उसमें कुछ रॉकेट नहीं है सर। इतना ही है, आप इतना याद रखिए, इतना ही आंसर दीजिए, आपका इंटरव्यू भी पास हो जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से ही सिलेक्ट करेंगे प्रोसेस, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका प्रोसेस कैसे सिलेक्ट करना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 50 mm थिकनेस है, ठीक है, 50 mm थिकनेस में मुझे वेल्डिंग मारना है, तो कौन सा वेल्डिंग मैं यूज करूं, और मुझे स्ट्रेंथ भी अच्छा चाहिए, वेल्डिंग भी अच्छा चाहिए, फास्ट प्रोडक्शन भी चाहिए, तो कौन सा वेल्डिंग सिलेक्ट करूं। तो यही सब कंस्टेंट आएंगे। आपका पोजीशन कौन सा है उसमें, वो भी आपको देखना है। वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा सिलेक्ट करना है, तो उसमें भी ये देखना है। मटेरियल थिकनेस कौन सा है, वो भी देखना है। अगर स्मॉल थिकनेस है तो आप GTAW सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि स्मॉल थिकनेस GTAW। ये पीक्यूआर में ही डिसाइड करना पड़ेगा हाँ सर सर। हम लोग को? ये पीक्यूआर में ही डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को, या यस, वेल्डिंग इंजीनियर PQR में ऑलरेडी? भी डिसाइड करना है, लेकिन ये सब चीज कौन डिसाइड करेगा, वेल्डिंग इंजीनियर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, वो लोगों हाँ, को वेल्डिंग ये सब इंजीनियर चीज करेगा। डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा PQR कैसा बनाया, सेम प्रोसेस में अगर पूरा GTAW का PQR आप घुसा दो, तो आपको बम्बू फिट हो जाएगा। आपकी कंपनी को इतना कॉस्ट देना पड़ेगा कि आपने सोचा नहीं होगा, उतना आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरी बात, अगर आप वो प्रोसेस में PQR में आप SAW घुसा देंगे, तो आपका GTAW रूट कैसे मारेंगे, आप आर्क वेल्डिंग कैसे मारेंगे, सब चीज का मसला है ना। ये यहाँ पे मैं जो दिखाया है ना 12 से 18 रीजन, वो रीजन आपको देख के करना पड़ेगा। और ये रीजन कहाँ से मैं लिया है, ASME कोड से लिया है। ASME कोड कौन सा, ASME सेक्शन 9। ASME सेक्शन 9 में जनरल रिक्वायरमेंट पहला आर्टिकल एंड आर्टिकल 1 एंड जनरल रिक्वायरमेंट, वहां से ये सब चीज निकाल के मैं लिखा है। मैं कोई मेरा खुद का घर का भी नहीं डाला है, ठीक है। ओके सोनू सर। तो ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होता ना सर, यस, पीक्यूआर जब वेल्डिंग बनाते हैं? इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर बहुत आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। यस अजमत सर। और कुछ इसमें सर समझ में आया कि नहीं आया सर। हाँ सर, सब क्लियर ओके। है। बस वही था एक डाउट, पीक्यूआर के टाइम वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी यस। रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, या ओनली नहीं नहीं, वेल्डिंग इंजीनियर? दोनों रिस्पॉन्सिबल है। वेल्डिंग इंजीनियर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, 60% 40%, लेकिन ऐसा बोल तो नहीं सकते, एक्चुअली दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वेल्डिंग इंजीनियर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि PQR जो बनाना है वो वेल्डिंग इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है। ओके सोनू ओके सर। सर, यस सर। थैंक यू। हाँ सर क्वेश्चन बोलिए। है ये, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर मोड है, वो कैसे सेलेक्ट होगा? ट्रांसफर मोड मतलब ये आप GMAW की हाँ बात कर रहे जी। हैं, GMAW की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखो, ग्लोबुलर ट्रांसफर। GMAW में टोटल हाँ 4 सर। टाइप के ट्रांसफर है। गोब्यूलर ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, उसके बाद पल्स ट्रांसफर, और आपका एक डॉट 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 करके आता है ना, कौन सा ट्रांसफर बच गया सर। गोब्यूलर ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर एंड और एक बच गया ना, ड्रॉप ड्रॉप ट्रांसफर, ऐसा कुछ है। तो 4 टाइप के ट्रांसफर है। वो जब GMAW आएगा, हमारा मिगमैग वेल्डिंग आएगा, तब मैं डेफिनेटली आपको ये सब चीज डेप्थ में समझाएगा, क्योंकि मिगमैग वेल्डिंग 4 से 5 सेशन जाने वाले, 2-2 घंटे के एकदम, उसमें तो मैं पूरा सा ये ऊपर से गैस यूज करेंगे, वो भी मैं पूरा डेप्थ में समझाएगा। और मिग क्यों बोलते हैं, मेटल में क्यों बोला जाता है, नॉन फेमस में मिग क्यों बोला जाता है, वो सब चीज में डेप्थ में सर समझाएगा मिग मैग वेल्डिंग का तब, ठीक है। और थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मिग मैग वेल्डिंग का, अगर आता है तो। ये अभी नहीं खुल रहा, वाइट वाइट दिख रहा है आपको।
स्क्रीन। पूरा सर किसी को सर ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सर ये और मिगमैग और हाँ बोल हाँ रहे हैं हम लोग ये फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम लोग फिर जीटा और स्मा बोलेंगे क्या, हाँ ऐसा कुछ है? अमेरिकन स्टैंडर्ड तो अमेरिकन CSWIP स्टैंडर्ड यूरोपियन में हम स्टैंडर्ड TAW बोलते हैं, GMAW बोलते हैं। और हमारा यहाँ पे टिग वेल्डिंग या GMAW उसमें से हमें खाली यहाँ पे फर्क है ना, आर्क वेल्डिंग में है। हम SMAW या आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, ये लोग MMA वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीप SMAW को ट्रांसफर, MMA वेल्डिंग बोलते गोबुलर ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर एंड दूसरा एक बचा है वो यहाँ पे पल्स ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे ये चैप्टर में आएगा, पूरा डेप्थ में आएगा सर। समझ में आया सर? देखिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, सोनू सर ने पूछा था डीप ट्रांसफर, फिर उसका सर बाद आता है आगे डीप समझ ट्रांसफर के बाद गोबुलर ट्रांसफर, गोबुलर के बाद फिर आता है